एंथोलॉजी सीरीज के दीवानों के लिए हम लेके आ गए हैं आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क के सीजन 2 को। इस एपिसोड में भी होने वाली है 3 कहानियाँ जो कि लवरेज होंगी फैंटेसी, हॉरर और मोरल्स के साथ, क्योंकि एंथोलॉजी सीरीज का एम यही होता है कि आपको एंटरटेनमेंट के साथ कुछ जीवन की सीख दे के जाए। तो सीजन 2 आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क की पहली कहानी का नाम है द टेल ऑफ द फाइनल विश, यानी आखिरी विश की कहानी। दोस्तों, कहा जाता है बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। इसी पे आधारित होने वाली है ये कहानी, क्योंकि हमारे मिडनाइट सोसाइटी नाम की वानर सेना आधी रात को फिर से इकट्ठा हो चुकी है एक दूसरे को भूतिया कहानी सुनाने के लिए। आज कहानी सुनाने की बारी थी क्रिस्टीन की। बचपन में हम सभी ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, जैसे कि स्नो वाइट, एलिस इन द वंडरलैंड एंड ये और वो। पर एक उम्र होती है जब सारी कहानियों से बाहर आने का वक्त होता है, क्योंकि अब हम जवान होने वाले हैं तो हम पे नई जिम्मेदारियां आने वाली है। ये कहानी है जिल नाम की लड़की की, जो 13 साल की हो गई थी, यानी एक टीनेजर। उसके माँ बाप भी चाहते थे कि वो अपनी कहानी और फेरी टेल्स की दुनिया से बाहर निकले, लेकिन जिल को तो परियों की कहानी सुनने में बड़ा ही मज़ा आता था, और ये कहानी थी जिल की, और कहानी का नाम है द टेल ऑफ द फाइनल विश। तो कहानी शुरू होती है एक रात से, जिस रात में जिल सो रही थी। कुछ परियों की कहानी उसने पढ़ी थी, इसलिए थोड़ी डरपोक भी थी, पर थोड़ी पॉजिटिविटी से भरी हुई भी थी। उसे रात को एक अचानक नाइटमेयर आता है, जिस नाइटमेयर में वो स्नो वाइट की कहानियाँ देखती है। स्नो वाइट की कहानी में एक प्यारी प्रिंसेस को एविल विच आकर एक एप्पल देती है, जिस एप्पल को खाने के बाद ये प्रिंसेस हमेशा के लिए नींद में सो जाने वाली थी। लेकिन अचानक जिल की चीख से नींद खुल जाती है। सपना काफ़ी बुरा था, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। जिल के माँ बाप और उसके भाई भी कमरे में आ जाते हैं देखने के लिए कि जिल क्यों चीख रही है, लेकिन हमेशा की तरह जिल ने कोई बुरा सपना देखा था। मम्मी पापा जिल को सीख देते हैं कि बेटा बड़ी हो जाओ, ये परियों की कहानी मत पढ़ो, आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है और तुम्हें कई और चीज़ें भी सीखनी चाहिए। लेकिन जिल ठहरी जिल। दिमाग बच्चे वाला है, पर एटीट्यूड टीनेजर वाला आ चुका था। वो अपने माँ बाप को विदा करती है, गुड नाइट बोलती है, लेकिन डर तो अभी भी मन में हावी था। बेड के नीचे देखती है और अचानक एक हाथ जिल के पैरों को पकड़ लेता है, जिससे जिल फिर से चीख पड़ती है। ये था उसका भाई जो, जिसे बड़ा मज़ा आता था जिल को चिढ़ाने में, और जिल इतनी डरपोक थी कि उसका भाई कोई भी मौका नहीं छोड़ता था उसे फ्रैंक करके डराने का, और अभी भी उसने पैर पकड़कर जिल को सिर्फ डराने की कोशिश की थी। जिल उसे धक्के मार के कमरे से बाहर निकाल देती है और उसके बाद कोशिश करती है फिर से सोने की। अगली सुबह जिल की मम्मी जिल को आवाज़ दे रही थी। उन्हें काफ़ी लेट हो रहा था ऑफिस जाने के लिए, और यहाँ पर जिल थी कि तैयार होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रीज़न ऐसा था कि उसे प्रिंसेस जैसी ड्रेस पहननी थी और प्रिंसेस जैसा दिखना था, लेकिन मेकअप इतना बुरा हुआ था कि वो किसी चुड़ैल से कम नहीं दिख रही थी। माँ को लेट हो चुका था तो माँ फिर से उसे सीख देती जा रही थी कि बेटा बड़ों जैसे कपड़े पहना करो, ये क्या बचकाने कपड़े पहन कर रखे हैं। लेकिन जिल ठहरी अपनी मर्जी की मालिक। वो चली जाती है स्कूल, ये सोचते हुए भी कि मम्मी को आज काफ़ी लेट हो गई, पर ये तो शायद रोज़ का हो चुका था। वो स्कूल की लाइब्रेरी में भी नई नई फेरी टेल्स खोज रही थी, और इस बीच उसकी नज़र जाती है एक लड़के पर जिस पे जिल को क्रश था। और जिल को ही क्या, स्कूल के कई लड़कियों का क्रश था वो लड़का। अब जिल की 2 सहेलियाँ थी, सीता और गीता। सीता और गीता आहें भर कर उस लड़के को देख रही थी, पर वो लड़का तो जिल से बात करता है, जो देखकर सीता और गीता जल भुनकर राख हो जाती हैं, क्योंकि वो तो हर कोशिश कर रही थी इस लड़के का अटेंशन पाने की, लेकिन जिल जैसी फ्रीकी लड़की को ये कैसे पसंद कर सकता है। उन दोनों की जेलसी की हद तब पार हो जाती है जब जिल अपनी फेरी टेल वाली पुस्तक को लेकर उनकी टेबल पे आती है, पढ़ने की कोशिश करती है, और वो लड़का भी जिल के पीछे पीछे आकर जिल से बात करता है। अब स्कूल का हैंडसम क्रश सारी लड़कियों को छोड़कर जिल से बात करे तो दोस्त भी दोस्त कहाँ रहते हैं। सीता और गीता उस लड़के के सामने जिल का मजाक उड़ाने लगती है कि ये देखो, ये क्या बचकानी पुस्तकें पढ़ती है, और इसकी बैग में तो और भी पुस्तकें पड़ी है, और ये गुड्डी गुड़ियों से भी खेलती है, बच्ची है बेचारी जिल। अब ये सुनकर जिल को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। पहली बार उसे ऐसा लगता है कि उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ा रही हैं, वो भी एक लड़के के लिए। पर ये तो दुनिया का दस्तूर है बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।
जिल एम्बेरस होकर अपने घर में आ जाती है और आज उसका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और इस ख़राब मूड में तड़का देने के लिए फिर से उसका भाई आ जाता है, जो इस बार एक डरावना मास्क पहन के आया था और जिल को चिढ़ा रहा था। अब आधी नींद में जिल उठती है और अपने भाई का भयानक चेहरा देखकर उसे मार कूट के फिर से कमरे से बाहर कर देती है। उसका तो दिमाग ही खराब हो चुका था। पूरा दिन स्कूल में खराब हुआ और रात को भाई सोने नहीं देता। आज उसने एक नई पुस्तक लाइब्रेरी से इशू कराई थी जिसका नाम था सैंडमैन एंड द अदर टेल्स। तो वो उस पुस्तक को गले से लगाकर खिड़की के बाहर आसमान को निहारने लगती है। एक टूटा तारा वहां से गुजरता है जिसे देखकर वो विश मांगती है कि आखिर सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे अपनी फेरी टेल की जिंदगी में जीने के लिए। लेकिन जिल को नहीं पता था कि बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर। जिल को अचानक से घर में बड़ी ही शांति महसूस होती है। उसे लगता है जैसे कोई सन्नाटा पूरे घर में पसर चुका है। जब वो कमरे से बाहर निकलती है तो उसके मम्मी पापा, उसका भाई, कोई भी उसे पूरे घर में नहीं दिखता। उसे लगता है कि फिर से घर वाले उसके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं, तो वो वापस अपने कमरे में आती है। लेकिन खिड़की से एक ऐसी तेज़ हवा का झोंका आता है जो जिल को भी अपने साथ किसी पत्ते की तरह उठाकर ले जाता है और जिल गिरती है एक कोमल गद्दे पर। वो आ चुकी थी अपनी खुद की फेरी टेल की दुनिया में, जिस फेरी टेल की दुनिया में उसका सामना होता है सैंडमैन से। फेरी टेल की दुनिया में सैंडमैन एक ऐसा क्रिएचर है जिसके हाथों में मैजिकल डस्ट होती है और उस मैजिकल डस्ट को वो जिसके ऊपर भी डालता है वो चैन की नींद सो जाता है। सैंडमैन को देखकर जिल काफ़ी हैरान होती है और सैंडमैन से पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर सैंडमैन काफ़ी एटीट्यूड के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि ये जिल का फेरी टेल है और जिल अब जिंदगी भर इसी फेरी टेल में बंद कर सैंडमैन के साथ रहने वाली है। जिल को लगता है कि ये बुरा सपना है, वो इस सपने से जागना चाहती थी। अब सैंडमैन जिल को चिढ़ाते हुए कहता है कि बेटा तुमने ही तो मेरी पुस्तक को गले लगाकर टूटते तारे से विश मांगा था, अब अपनी विश को याद करो। तुम अकेली हो, कोई परिवार नहीं है और तुम्हारी खुद की फेरी टेल है, तो एंजॉय करो इस चीज़ को। लेकिन जिनको लगता है कि अभी भी ये कोई मजाक चल रहा है, वो भागने लगती है यहाँ वहाँ हर जगह, पर हर जगह सिर्फ जादुई चीज़ें रखी हुई थी। हर वो चीज़ जो उसने किताबों में पढ़ी थी वैसे ही फेरी टेल की दुनिया में वो आ चुकी थी और यहाँ वहाँ भागने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। एक बड़ा सा दरवाज़ा था जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था। वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है वो एलिस इन वंडरलैंड में आ चुकी थी, जहाँ पे ताश की एविल रानी एक कुल्हाड़ी लेकर जिल को मारना चाहती थी। जिल उस दरवाजे को बंद करती है, दूसरे दरवाजे को खोलती है तो वो पहुंच गई थी स्नो वाइट की दुनिया में, जहाँ पे जादूगरनी कुछ जादू कर रही थी और जिल को देखकर अब जिल पर जादू ट्राई करना चाहती थी। जिल वहाँ से भी भागकर दूसरी दुनिया में आती है, जहाँ पर वो देखती है उसके दोस्त और सभी फैमिली मेम्बर्स लेविटेट कर रहे हैं और एक गहरी नींद में सोए हुए हैं और यहाँ पर चारों तरफ सिर्फ सैंडमैन के खूंखार हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो बार बार जिल को मॉक कर रहा था कि बेटा ये तुम्हारी फेरी टेल है, इंजॉय करो क्योंकि तुम अब अकेले ही रहने वाली हो। जिल बार बार सैंडमैन से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे वापस जाने दो, लेकिन सैंडमैन गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि ज़्यादा चूचा पड़की तो एक डस्ट तेरे मुंह पे फेंक कर तुझे भी परमानेंटली सुला दूंगा। लेकिन जिल जानती थी कि सैंडमैन की कमज़ोरी उसका सैंड है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी सैंड क्लॉक रखी हुई थी। जिल सैंडमैन को धमकी देती है कि अगर सैंडमैन उसे वापस नहीं भेजेगा तो वो इस सैंड क्लॉक को तोड़ देगी, क्योंकि ये उसका फेरी टेल है, वो जो चाहे अपनी फेरी टेल में चेंजेस कर सकती है। ये कहकर वो इस सैंड क्लॉक को तोड़ देती है और अब वो चीख कर जाग चुकी थी अपने ही कमरे में। लगता है ये भी कोई बुरा नाइटमेयर था। वंस अगेन जिल की चीख सुनकर पूरा परिवार उसके कमरे में आ चुका था और माँ बाप उसे प्यार से गले लगाकर कंसोल कर रहे थे कि कोई बात नहीं बेटा, ये भी कोई नाइटमेयर ही होगा। लेकिन जिल को समझ में आ चुका था कि हर बार फेरी टेल की दुनिया में रहना अच्छा नहीं होता। आज रात को तो उसने अच्छा मज़ेदार चटनी भी चख लिया फेरी टेल की दुनिया में रहने का। तो ऐसे में वो अपने मम्मी पापा को प्रॉमिस करती है कि कल से वो एक बड़ी बच्ची की तरह व्यवहार करेगी। अब से कोई फेरी टेल नहीं होने वाला है, तो आप लोग अब चिंता मत करिए, सो जाइए, क्योंकि कल की सुबह नई सुबह होने वाली है। जिल के माँ बाप भी उसे एक प्यारी गुड नाइट किस्सी देकर अपने कमरे में चले जाते हैं और जिल भी सुकून से सो जाती है। लेकिन ये आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क है, हर बार हैप्पी एंडिंग आपको नहीं मिलने वाली है। हम देख पाते हैं कमरे से एक हवा का झोंका आता है।
पुस्तक पढ़ी हुई थी, यानी सैंडमैन एंड द अदर टेल्स। उस पुस्तक के कुछ पन्ने पलटते हैं और कहानी खुलती है द टेल ऑफ द फाइनल विश, जिसमें लिखा हुआ था कि प्यारी जिल अपने सपनों की दुनिया में फिर से सोने चली जाती है, इस वादे के साथ कि अब वो फेरी टेल पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो बिस्तर से कभी उठने वाली ही नहीं है। और इसी के साथ हमें फिर से सैंडमैन की ईविल मुस्कुराहट या हंसी सुनाई जाती है, इंडिकेट करते हुए कि जिल अभी तक अपनी फाइनल विश से बाहर ही नहीं आई। इस बार उसकी फैमिली भले जाग गई हो, लेकिन जिल हमेशा के लिए सो जाने वाली है, क्योंकि उसने विश मांगी थी ना कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए और सपनों की दुनिया में वो फेरी टेल्स के साथ रही। तो अब भले वो फेरी टेल्स के साथ नहीं रहेगी, लेकिन कभी जाग भी नहीं पाएगी। तो ये कहानी हमें ये मोरल देती है कि हर चीज़ को करने की एक सही उम्र होती है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाए आपको नए ट्रेड्स, नई स्किल्स और नए बिहेवियर को अपनाना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। और ये तो हमें आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क की बहुत सी कहानियों में दिखाया गया है कि जो भी मांगना है सोच समझ के मांगो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको वैसे ही मिलेगी जैसा आपने सोचा था। तो चलते हैं अब अगली कहानी की तरफ। अगली कहानी सुनाने की बारी थी फ्रैंक की, और फ्रैंक ने अपनी कहानी की शुरुआत हुई ये बताते हुए कि हम हमेशा मूवीज़ देखने के लिए जाते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि फिल्म के पर्दे पर जो कहानी दिखाई जा रही है वो पर्दे से बाहर भी आ सकती है। फ्रैंक की कहानी का नाम था द मिडनाइट मैडनेस, और दोस्तों सच कहूँ ये इन 3 एपिसोड्स में मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमें एक पुराने थिएटर को दिखाते हुए। इस थिएटर में काम करते थे एक लड़का और एक लड़की, जिसके नाम थे पिट और जेनी। पिट और जेनी खुद भी थिएटर आर्टिस्ट थे और पार्ट टाइम में इस हॉल में काम करने आते थे ताकि मूवीज़ के बारे में थोड़ा और करीब से उन्हें जानने और सीखने का मौका मिले। लेकिन पिट ने जेनी को कभी ये नहीं बताया कि वो दिल ही दिल में उससे प्यार करता है। पिट और जेनी इस थिएटर में इसलिए काम करते थे क्योंकि ये थिएटर था भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक। इस थिएटर में क्लासिक ओल्ड मूवीज़ दिखाई जाती थी, जिसे देखने के लिए शहर के अधिकतम बुजुर्ग लोग ही आया करते थे, क्योंकि ये उनके ज़माने की फिल्म होती थी। आज पिट ने सोचा कि वो जेनी से अपने प्यार का इजहार करेगा, लेकिन इससे पहले कि वो 3 मैजिकल वर्ड्स कह पाता, मैनेजर ने यहाँ पे आकर कुछ दूसरे ही मैजिकल वर्ड्स कहे। उसने कहा कि थिएटर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है, दिन पर दिन ऑडियंस कम होती जा रही है, क्योंकि अब ओल्ड क्लासिक मूवी देखने में लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहा है। ऐसे में एक बड़ी कंपनी इस थिएटर को तोड़कर एक मॉल यहाँ पर बनाना चाहती है। अब ये सुनकर मैनेजर तो दुखी था ही, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने पूरा मन बना लिया था कि इस थिएटर को वो बेच देगा। लेकिन पिट और जेनी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए थिएटर पैशन था, क्लासिक मूवीज़ उनकी जान थी और उनके पार्ट टाइम जॉब का एकमात्र सहारा यही तो था। तो ऐसे में दोनों अपने लेवल पर सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। पिट तो हाथ से छोटे छोटे पोस्टर बनाकर लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश कर रहा था कि लोग थिएटर में आएं और इस मरती हुई कला को जिंदा रखें, देखें क्लासिकल मूवीज़ को और जानें कि फिल्में बनाना और फिल्मों में जीना क्या होता है। लेकिन लोग अपने पैसे अब पुराने ज़माने की फिल्मों को देखने पर वेस्ट नहीं करने वाले थे। ऑडियंस की संख्या गिरती ही जा रही थी। यहाँ पर फ्री पॉपकॉर्न जैसे बहुत सारे ऑफर्स चलाए जा रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और ऐसे में उनकी मुसीबत को हल करने के लिए एक दिन चमत्कार के रूप पर वहाँ पे एक बूढ़ा बाबा आ जाता है। अब जो लोग अगर आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क के पुराने एपिसोड्स को देखते आ रहे हैं तो इस एक्टर को काफ़ी अच्छे से पहचानते होंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करते हैं। खैर, इस बूढ़े बाबा का नाम था डॉक्टर विंक, जो खुद को एक मैड साइंटिस्ट और साथ में फिल्म का डायरेक्टर भी बता रहा था। वो इस थिएटर को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश था। थिएटर की सीट्स, बड़ी स्क्रीन को देखकर वो इतनी ज़्यादा खुश हो रहा था जैसे वो इस ज़माने का है भी नहीं। वो कह रहा था, हमारे ज़माने में तो ऐसी फिल्में बनती थी, हमारे ज़माने में वैसी फिल्में बनती थी, हमारे ज़माने में ऐसे सेट्स नहीं होते थे। तो मैनेजर ने उससे पूछ लिया, तू आया कौन से ज़माने से है? जिस पर डॉक्टर विंक ने कहा, बड़ी दूर से आया हूँ, पर हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो पीट को उसके हाथ से बनाया हुआ फ्लायर दिखाते हुए कहता है कि मैंने ये फ्लायर पढ़ा, ये थिएटर बंद होने वाला है और तुम इस थिएटर को बचाना चाहते हो।
तो मैं तुम्हें बचाने ही आया हूँ। ये कहकर जादुई रूप से उसने एक रील सबके सामने रख दी। ये थी क्लासिक मूवी नेस्फेराटो यानी वैम्पायर की कहानी। बस डॉक्टर विंग की एक ही शर्त थी। उसका कहना था कि ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवी को थिएटर में चलाओ। इस क्लासिक को देखने के लिए कई सारे लोग आएंगे और जब तुम्हारा थिएटर काफ़ी अच्छा चलने लगेगा तो मुझे सिर्फ हफ्ते का एक दिन चाहिए। वो दिन तुम डिसाइड कर लो। हफ्ते के एक दिन पे मैं अपनी बाकी मूवीज़ को बनाऊंगा, बाकी मूवीज़ को लोगों को दिखाऊंगा और उस दिन थिएटर सिर्फ मेरा होगा। मैनेजर का कहना था कि ये पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट वैम्पायर मूवी देखने आएगा कौन। लेकिन डॉक्टर विंग का कहना था कि जादू पर विश्वास करना चाहिए और ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। बस ये याद रखना कि ये रील तुम्हारी है, इसे जब दिखाना है लोगों को दिखाओ, लेकिन जिस दिन थिएटर अच्छे से चलना लगेगा उस दिन बस एक हफ्ता का एक दिन मुझे चाहिए होगा। ये कहकर वो हंसते हुए वहाँ से गायब हो चुका था और मैनेजर पीट और जेनी के सामने रह चुका था। तो बस वो रील। अब ज़रा लॉजिकल बात को समझिए। एक अनजान आदमी थिएटर में आता है और क्लेम करता है कि उसके पास ऐसी मैजिकल फिल्म है जिसे देखने के लिए लोग बार बार आएंगे। फिल्म भी कैसी, ब्लैक एंड वाइट वैम्पायर फिल्म। और इस बात पर पीट, जेनी और मैनेजर शुरू में तो भरोसा नहीं करते, पर धीरे धीरे उन्हें भरोसा आने लगता है। एक बार की बात है, कुछ ऐसे ही दूसरी क्लासिक मूवी थिएटर में चल रही थी, लेकिन लोग अब गुस्से में आ चुके थे। उन्हें फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि वो रिफंड की भी बात कर रहे थे। तो ऐसे में पीट और जेनी बातचीत को संभालते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, ये फिल्म अगर आपको पसंद नहीं आई तो अगली फिल्म आपको ज़रूर पसंद आएगी और आप टिकट भी मत खरीदिए। अगर आपको मूवी पसंद नहीं आई तो पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। जिस पर लाल टोपी वाली इस बुढ़िया का कहना था, पैसे वापस करने ही पड़ेंगे, मेरा समय बड़ा कीमती है। अब बात तो काफ़ी सार्कास्टिक लेकिन सही कह रही है ये बूढ़ी अम्मा। कब्र पे पैर लटकाई है, समय तो कम होगा ही और ऊपर से एक बोरिंग फिल्म देखने के बाद तुम एक और फिल्म दिखाने की बात कह रहे हो जो कि 2-3 घंटा लंबी होगी, तो इसकी ज़िंदगी की कीमती समय तो जा रहे हैं ना। ऐसे में तो पीट और जेनी के गले में हाथ डाल के भी पैसा निकालना पड़ेगा। तो ये बूढ़ी अम्मा वो भी करने को तैयार थी। खैर, ये फिल्म लगाई जाती है डॉक्टर विंग की दी हुई नेस्फेराटो और सच में जादू ही हो जाता है। इस ब्लैक एंड वाइट साइलेंट मूवी को देखकर लोग काफ़ी डर रहे थे और अब तो बैक टू बैक शोज हिट जा रहे थे। सारा हॉल भरा रहता था, टिकट्स भी फुल बिक रही थी और पॉपकॉर्न की कमाई का तो पूछो ही मत। और अब थिएटर के बिकने वाला जो सीन था वो भी ख़त्म होने को आ चुका था और ऐसे ही वक्त में फिर से एंट्री होती है डॉक्टर विंग की। डॉक्टर विंग मैनेजर को याद दिलाता है कि उनका सौदा क्या था। अब थिएटर काफ़ी अच्छा चल रहा है तो उसे वक्त दिया जाए हफ्ते का एक दिन, जैसा कि उसने डील की थी। लेकिन मैनेजर इस बात से मुकर जाता है। उसका कहना था कि अगर पार्टनरशिप चाहिए, पैसे चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने को तैयार हूँ। लेकिन डॉक्टर विंग ने कहा कि जो सौदा हुआ था वही सौदा कायम रहेगा। अगर सौदा नहीं निभा सकते तो अब जो होगा वो तुम्हें भुगतना काफ़ी भारी पड़ेगा। ये कहकर डॉक्टर विंग वैसे ही गायब हो गए जैसे पहले आए थे। इस आदमी का अंदाज ही निराला है, बिना बताए आता है और बिना बताए चला जाता है। इसे बोलते हैं स्वैग। लेकिन अब पीट के मन में एक अजीब सा कीड़ा खुदबुदा रहा था। पीट को जानना था कि इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म जिसमें एक भी डायलॉग नहीं है, उसमें ऐसा क्या खास है कि लोग इस फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं। उसे फिल्मोग्राफी का शौक भी था, तो एक दिन जब सब चले जाते हैं तो वो फिल्म को फिर से चलाकर देखने बैठ जाता है। लेकिन शायद थक गया था बेचारा, उसकी नींद लग जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नींद लगती है हम देख पाते हैं कि स्क्रीन को फाड़कर वैम्पायर धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसका ब्लैक एंड वाइट शरीर कलर्ड शरीर में कन्वर्ट होते जा रहा था। लेकिन अचानक पीट की आंखें खुल जाती है। उसे लगता है उसने कोई भयानक सपना देखा है। इस सपने से जागने पर उसके सामने जेनी थी और अब क्योंकि थिएटर की माली हालत अच्छी हो गई है, उनकी जॉब जाने का भी खतरा नहीं है, तो ऐसे में पीट अपने प्यार का इजहार जेनी को कर देता है। उन दोनों के बीच पहला रोमांटिक किस होने वाला था। दोनों के होठ एक दूसरे से टकराने वाले थे, लेकिन अचानक मैनेजर के होठ से चीख निकलती है, क्योंकि वो एम्पायर जिसे बुरा सपना समझकर पीट भूल गया था, वो कोई बुरा सपना नहीं था। वो मैनेजर के रूम में जा चुका था और मैनेजर के गले पे दे चुका था लव बाइट।
और इस लव बाइट के कारण ही मैनेजर के होठों से चीख निकली थी जो जेनी और पिट के फर्स्ट किस के बीच आ गई थी। वो दोनों जैसे ही मैनेजर के रूम में जाते हैं, मैनेजर की हालत देखकर उनकी हालत खस्ता हो गई थी और अब पिट को यकीन था कि उसने कोई सपना नहीं देखा था। उसका हकीकत सामने आ चुका था। लंबी लंबी सफ़ेद उंगलियां दीवार के पार से पीठ को ही देख रही थी। अब यहाँ पर पिट और जेनी तो गंदा फंस चुके थे। एक वैम्पायर जो मूवी से बाहर आ चुका है, मैनेजर का खेल खत्म कर चुका है, वो अब पीछे पड़ चुका था पीट और जेनी के। पीट और जेनी चाहे जहाँ भी भागना चाहें, मूवी हॉल के सारे एग्जिट डोर्स बंद हो चुके थे, जैसे कुछ मैजिक हो रहा है। और ऐसे में वो बचने के लिए चाहे जहाँ पर भी जाए, नॉस्फेराटू का वैम्पायर अपनी स्लो स्पीड से उनके पीछे आ ही जा रहा था, जैसे उसे सारे रास्ते याद हों, और होंगे भी क्यों ना। जब भी फिल्म प्ले होती थी, वो बाहर निकलकर सारे थिएटर के रास्ते नापता था और अपना कोई विक्टिम चूज करके धीरे धीरे उसका खून भी पीते रहता था। और यही थी नॉस्फेराटू की उस मनमोहक कहानी की सच्चाई, क्योंकि नॉस्फेराटू का वैम्पायर सच में हकीकत में सामने आता था और लोगों को ऐसा डराता था जैसे सच में ये सारी घटना उनके सामने ही हो रही है। और फिलहाल ये पीछे पड़ा था पीट और जेनी के। यहाँ पर डर के हालात में भी पीट का दिमाग काम कर रहा था। वो जेनी को कहता है कि उसके पास एक बहुत ही स्पेशल आइडिया है जो सुनने में पागलपन से भरा लगेगा। उसका कहना था कि जैसे वैम्पायर कहानी से बाहर आ सकता है, मैं भी तो कहानी के अंदर जा सकता हूँ ना। हमारी दुनिया में वैम्पायर को हराना काफ़ी ज़्यादा कठिन होगा, लेकिन वैम्पायर की दुनिया में वैम्पायर को हराना आसान होगा, क्योंकि फिल्म के क्लाइमैक्स में हीरो जो था वो वैम्पायर को मारने के लिए छत की तरफ बुलेट फायर करता है, जिससे सूरज की रोशनी आती है और वैम्पायर जलकर खाक हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो प्लान को अंजाम दे पाता, वैम्पायर हीरो को मार देता था। यही था इस फिल्म का एक नेगेटिव क्लाइमैक्स। तो क्यों ना क्लाइमैक्स को ही बदल दिया जाए। ये सोचकर वो फिल्म को चालू कर देते हैं। अब जैसे ही फिल्म की स्क्रीन चालू होती है, वैम्पायर को फिर से अपनी फिल्म के अंदर जाना पड़ता है और इस बार फिल्म के अंदर घुस जाता है पिट। पिट वही करता है जो हीरो करना चाहता था। वो छत को खोल देता है, जिससे सूरज की रोशनी में वैम्पायर जल के भस्म हो जाता है, जिसके बाद पिट भी स्क्रीन से बाहर आ जाता है। उसने वैम्पायर को हरा दिया था और अपने प्यार को भी पा लिया था। फाइनली जेनी भी उससे प्यार का इजहार करती है और क्योंकि मूवी खत्म हो गई, वैम्पायर खत्म हो गया, तो इस फिल्म के सारे इफेक्ट भी रिवर्स हो जाते हैं। मैनेजर जो पहले मर चुका था वो फिर से जिंदा हो गया था और उसे लग रहा था जैसे उसे किसी चींटे ने काटा था और वो सो गया था किसी गहरी नींद में, लेकिन उसे नहीं पता वो मौत की नींद से वापस आया है, यानी मौत को छू के टक से बाहर आ गया है वो। लेकिन यहाँ पर अब फिर से डॉक्टर विंक आ चुके थे। डॉक्टर विंक का कहना था कि पिछली बार मैंने तुमसे जो सौदा किया था, तुम उस सौदे को भूल गए थे, उसी का अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ा है। मैनेजर को याद आता है कि अरे इस पागल साइंटिस्ट से वादा किया था हफ्ते का एक दिन देने को, तो वो मान जाता है कि ठीक है, तुम हफ्ते का एक दिन ले लो, अपनी फिल्म्स को दिखाओ। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर विंक को कहना था कि अब मुझे तुम्हारे हफ्ते के एक दिन की जरूरत नहीं है, मैंने इस पूरे थिएटर को ही खरीद लिया है और इस पूरे हफ्ते मैं अपनी ही फिल्म दिखाया करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी और भी फिल्म्स हैं। ये कहकर वो एविल स्माइल देता है और यहाँ पर पिट, जेनी और मैनेजर साहब सबके हक्के भौचक्के उड़ चुके थे, क्योंकि अभी तो एक वैम्पायर ऐसा आया था जो कि फिल्म से बाहर निकल सकता था। डॉक्टर विंक के पास तो ऐसी कितनी सारी कहानी होंगी जिसमें होंगे एविल स्पिरिट, वैम्पायर्स, वुल्फ्स और ना जाने क्या क्या। तो क्या ये सब फिल्म की दुनिया से बाहर आने वाले हैं? पता नहीं। और यहीं पे ये कहानी एंड होती है, हमें ये सिखाते हुए कि जो वादा निभा ना पाओ उसे कभी करना नहीं चाहिए। और दूसरा, अचानक किसी मुसीबत में एक अनजान आदमी कहता है कि वो तुम्हारी मदद कर सकता है, तो ऐसे आदमी को बिना ठोक बजा कर देखे उसकी मदद एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, डॉक्टर विंक की बात करते हैं। जिन लोगों ने पहला पार्ट देखा होगा आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क का, तो इसी एक्टर ने वहाँ पर भी एक सनकी डॉक्टर का रोल निभाया था, जिस डॉक्टर को शौक था इंसान की खोपड़ी के अंदर का दिमाग इकट्ठे करने का, क्योंकि वो दिमाग को मानता था ऊर्जा का असीमित भंडार जिससे पूरे शहर को जलाया जा सकता है। वो वाली कहानी जरूर देखिएगा। उस कहानी का नाम था द टेल ऑफ द फैंटम कैब। और अब बढ़ते हैं इस एपिसोड की आखिरी कहानी यानी आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क की तीसरी कहानी की तरफ। इस बार कहानी सुनाने की बारी थी क्रिस्टीन की, और क्रिस्टीन का कहना था कि हाई स्कूल सभी के लिए एक जैसा नहीं होता है। किसी के
बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं, किसी के दोस्त ही नहीं बनते, किसी को वहाँ का खाना पसंद नहीं आता और किसी की क्रश उसे भैया बोल के चली जाती है। तो कुछ ऐसी ही कहानी थी केसी की, जिसे मिलता है एक लॉकर, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फ्री में बुक रखने के स्पेस के साथ साथ उसे एक भूत भी मिलने वाला है। तो कहानी शुरू होती है हमें केसी को दिखाते हुए। केसी को लॉकर नंबर 22 अलॉट हुआ था, जो कि एक स्टोर रूम जैसे घटिया सी जगह में रखा हुआ था और प्रिंसिपल उसे वो स्पेस दिखाने आए थे। लेकिन केसी प्रिंसिपल सर को कंप्लेन करती है कि ये लॉकर उसके क्लास से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ऐसे में पुस्तक लाने ले जाने में काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ऊपर से ये जगह भी काफ़ी ख़राब है। जिस पर प्रिंसिपल केसी को ही चिल्लाने लगता है कि शुक्र मनाओ तुम्हें लॉकर मिल रहा है, एक तो तुम मिड स्कूल में एडमिशन ली हो, पूरा सेशन बीतने वाला है, उसके बाद थैंक यू बोलने के बजाय तुम कंप्लेन कर रही हो। अब नया स्कूल था, केसी कोई झमेला नहीं बोलना चाहती थी, वो भी प्रिंसिपल क्रिस्टोफ जैसा इंसान जो कि किसी का कुछ सुनने को राज़ी ही नहीं होता। उसे तो बस बच्चों को चमकाने, धमकाने और पनिश करने में ही मज़ा आता है। तो केसी जो भी हो अपने लॉकर में खुश थी। आज उसकी पहली क्लास थी जो केमिस्ट्री का लैब एक्सपेरिमेंट था, जिसमें उसे पीपेट यानी एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर से लिक्विड को चूस कर दूसरी जगह निकालना था। लेकिन जब वो ये प्रोसीजर कर रही थी तो गले में अटक जाती है, जिससे वो खांसने लगती है। अब पूरी क्लास के सामने वो मजाक का पात्र बन गई थी। ऐसी स्थिति में कोई अच्छा टीचर होता तो वो केसी को सपोर्ट करता, लेकिन केमिस्ट्री टीचर बहुत ज़्यादा खड़ूस था। वो केसी को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि पानी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब तो तुम अटक जा रही हो, कल तो एसिड से एक्सपेरिमेंट होगा, उसे क्या निगल के जल जाओगी। ये सुनकर केसी को बहुत बुरा लगता है, बहुत एम्बैरस भी लगता है। लेकिन क्लास के दो बदमाश लड़के राम और घनश्याम केसी का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। केसी का तो मूड ही ऑफ हो गया था और ये राम और घनश्याम कैंटीन तक में केसी का मजाक उड़ा रहे थे और यहाँ पर बात खाना फेंकने तक की लड़ाई तक बढ़ जाती है। इसी समय पे प्रिंसिपल सर भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं था लड़ाई सुलझाने से या ये जानने से कि गलती किसकी थी। वो राम, घनश्याम और केसी तीनों को पनिश करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं। केसी का पहला दिन वाकई काफ़ी ज़्यादा ख़राब जा रहा था, लेकिन इन सब के बीच में एक जेन्युइन लड़का पॉल केसी को संभालता है और कहता है कि प्लीज़ लोगों पे ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और इस तरीके से केसी और पॉल की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। केसी जब अपने लॉकर के पास जाती है तो अचानक एक पुराने ज़माने की लड़की मुस्कुराते हुए केसी को देख रही थी। वो केसी के पीछे ही खड़ी हुई थी, जिसे देखकर केसी काफ़ी ज़ोर से डर जाती है, क्योंकि पीछे कोई अनजान इंसान उसके खड़ा था, वो भी ऐसे सुनसान से स्टोर रूम एरिया में जहाँ उसे लॉकर दिया गया है और जहाँ कोई नहीं आता। लेकिन केसी की सांसें तो तब रुक जाती है जब वो लड़की अचानक केसी की आंखों के सामने ही गायब हो जाती है। अब ये केसी के लिए इनफ हो चुका था। वो स्कूल से भागती है और पॉल से टकराती है, जहां वो पॉल को सारी बात बताती है कि आज उसने अपने स्टोर रूम वाले लॉकर में एक भूत को देखा है। पॉल को शुरू में इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन केसी उसे यकीन दिलाती है कि वो झूठ नहीं बोल रही है। वो लड़की थोड़ी पुराने ज़माने की थी और कुछ कह नहीं रही थी, बस केसी को मुस्कुरा कर देख रही थी। केसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो वो घबराते हुए घर चली जाती है। लेकिन केसी ने भूत देखा है, ये बात अब पूरे स्कूल में फैल चुकी थी और अब फ़ोन कर कर के लोग उसके मज़े ले रहे थे। यहाँ तक कि जब वो स्कूल में जाती है तो वहाँ भी राम और घनश्याम भूत बनकर केसी को चिढ़ा रहे थे कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में खुद को एम्बेरस करना काफ़ी नहीं था, जो अब तुम्हें स्कूल में भूत भी दिखने लगे। केसी को ये जानकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ये बात सिर्फ और सिर्फ पॉल से शेयर की थी। तो वो पहुंच जाती है पॉल को लताड़ने के लिए और कहने लगती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुम इस बात को पूरे स्कूल में फैला दिए, तुम भी बाकी लड़कों जैसा ही निकले। पॉल यहाँ पर केसी को समझाने की कोशिश करता है कि वो बस जानने की कोशिश कर रहा था कि वो लड़की कौन थी, लेकिन केसी कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी और पॉल भी समझा नहीं पा रहा था कि वो केसी का बुरा नहीं चाहता था, बस मदद करना चाह रहा था। केसी पैर पटकते हुए फिर से अपने लॉकर नंबर 22 के पास पहुंच जाती है और इस बार उसे मिलती है एक रंग बिरंगी माला, जो अपने आप लॉकर खोलते ही उसके सामने गिर गई थी। केसी उस माला को पकड़कर सोच ही रही थी कि ये किसकी है, यहाँ कैसे आई कि अचानक फिर से वही पुराने ज़माने की मिस्टीरियस लड़की मुस्कुराते हुए केसी के सामने खड़ी थी। उस लड़की ने वैसी ही माला पहनी हुई थी जो फिलहाल केसी के सामने गिरी थी।
तो केसी को समझ में आ जाता है कि ये माला इसी लड़की को बिलोंग करती है और बिना सोचे समझे ही केसी उस माले को अपने गले में लटका लेती है और अगले ही पल उस माले की ताकत से केसी ट्रांसपोर्ट हो गई थी सालों पहले पुराने ज़माने में, इसी स्कूल में, शायद वो ज़माना जब वो लड़की इस स्कूल में पढ़ा करती थी। केसी खुद को लॉकर नंबर 22 के सामने खड़ा पाती है और इस लॉकर में एक फूल बना हुआ था जिसके ऊपर लिखा था कैंडी, यानी कहीं ना कहीं वो मिस्टीरियस लड़की कैंडी इसी लॉकर की मालकिन हुआ करती थी बहुत साल पहले। और इस समय इस ज़माने में बहुत सारे बच्चे उसी स्टाइल से कपड़े पहने हुए थे जिस स्टाइल से कैंडी नाम की वो आत्मा कपड़े पहना करती थी। यहाँ पर एक लड़की आती है जो केसी को कैंडी कह के ही पुकार रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब से केसी ने इस माला को पहना है, ना सिर्फ वो पास्ट में पहुंच गई है बल्कि सभी लोग उसे कैंडी ही समझ रहे हैं। केसी को कुछ भी समझ नहीं आता। अचानक बहुत सी चीज़ें हो रही थी जो कि काफ़ी अलग तरीके से हो रही थी, तो वो घबरा कर माला को उतार देती है और वो फिर से वर्तमान समय में खुद को पाती है जब वो अपने लॉकर के सामने खड़ी थी। लॉकर में फूल का उखड़ा हुआ निशान था। कम से कम केसी को ये तो पता चल गया कि ये लॉकर नंबर 22 उसी लड़की का हुआ करता था और उसका नाम था कैंडी। बस फिर वो भागते हुए पॉल के पास जाती है और पॉल को खींचते हुए अपने लॉकर के पास लाती है और जो कुछ हुआ पॉल को समझाने लगती है। लेकिन पॉल की समझ से ये सब बाहर था। कैसे अचानक केसी पास्ट में जाएगी और उसे पता चल जाएगा कि ये लॉकर कैंडी नाम की लड़की का था। वो तो बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा था केसी की बातों पर, तो उसे यकीन दिलाने के लिए केसी उसे भी माला पहना देती है और इस बार पॉल और केसी दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं पास्ट के ज़माने में, वो ज़माना जब कैंडी जिंदा हुआ करती थी। अब यहाँ के बच्चे केसी और पॉल के स्टाइल को देखकर काफ़ी ज़्यादा एडमायर कर रहे थे क्योंकि उन्हें उनका लुक काफ़ी स्टाइलिश लग रहा था और हो भी क्यों ना, वो फ्यूचर से आए थे जो बात इन्हें नहीं पता थी। ऐसे में एक लड़की कूदते कूदते आती है और केसी को कहती है पास के थिएटर में डॉन मूवी लगी है, अमिताभ बच्चन ने काफ़ी अच्छा रोल किया है, तुम देखने चलोगी। अब इससे पहले कि वो अपनी बातों को कंप्लीट कर पाते, वहाँ पर आ जाता है टीचर क्रिस्टोफ, जिसे देखकर पॉल और केसी काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि इनके ज़माने में प्रमोट होकर ये टीचर प्रिंसिपल बन चुका है। काफ़ी खड़ूस और बदतमीज़ है, लेकिन इनके ज़माने में ये सिर्फ साधारण केमिस्ट्री टीचर है। लेकिन हाँ, मिजाज उसके वैसे ही हैं, खड़ूस और बदतमीज़। वो टीचर आते ही ना आओ देखता है ना ताओ, और केसी जिसे वो कैंडी समझ रहा था उसे चिल्लाने लगता है कि तुमने असाइनमेंट पूरा नहीं किया तो तुम्हें केमिस्ट्री का सरप्राइज टेस्ट देना है। आज शाम को 4 बजे मेरी लैब में आना, तुम्हें कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाने होंगे, तभी मैं तुम्हें पास करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। खैर, पॉल को फाइनली केसी की बातों पर यकीन आ जाता है कि ये माला उन्हें कैंडी के टाइम में यानी पास्ट में ले जाती है, लेकिन अभी भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि कैंडी उनसे करवाना क्या चाहती है। ये माला उन्हें पास्ट में ले जाकर ऐसा क्या राज है जो खोलना चाहती है। खैर, स्कूल का टाइम हो गया था तो वो दोनों माला को उतार के फिर से वर्तमान समय में आते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। लेकिन इनके पास एक क्लू तो था। पास्ट का वो टाइमलाइन उन्हें मिल चुका था जब केसी यहाँ पढ़ा करती थी। तो वो जाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डॉन मूवी किस ईयर में रिलीज़ हुई थी, जिसके बाद वो ईयर बुक से केसी की जानकारी इकट्ठा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि केसी की इसी स्कूल में मौत हुई थी, लेकिन कैसे ये बात उन्हें पता नहीं चल पाती। इसलिए पॉल जाता है स्कूल के सबसे पुराने टीचर के पास। ये टीचर 30 साल से स्कूल में पढ़ा रहा था, तो जाहिर सी बात है केसी के बारे में इसे पता तो होगा ही। वो टीचर बताता है कि केमिस्ट्री के एक एक्सपेरिमेंट करने के दौरान लैब में आग लग गई, जो कि जाहिर सी बात है कैंडी की ही गलती थी, इसीलिए कैंडी की मौत हो गई। अब पॉल को फाइनली पता चल चुका था कि कैंडी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए ख़त्म हुई थी आग से जलकर, लेकिन ये बात केसी को नहीं पता थी। केसी तो क्लास खत्म होने के बाद अभी भी डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी बने हुए उस माला को पहनकर पास्ट में पहुंच जाती है। यहाँ पे जैसे ही वो पास्ट में जाती है, उनका करंट प्रिंसिपल यानी उस ज़माने का केमिस्ट्री टीचर फिर से केसी को कैंडी समझ के चिल्लाने लगता है कि तुमने अभी तक केमिस्ट्री का सरप्राइज टेस्ट नहीं दिया, चलो मेरे साथ, तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है। और दोस्तों, यही वो दिन था जब कैंडी एक्सपेरिमेंट करते करते ख़त्म हुई थी। तो क्या ये माला अचानक से इसलिए आई थी कि केसी भी पास्ट में जाए और उसी तरीके से मरे जैसे कैंडी की मौत हुई थी?
शायद नहीं। पॉल ने जो जानकारी इकट्ठा की थी कि एक्सपेरिमेंट करते हुए ही कैंडी की मौत हुई थी, वो उसे बताने के लिए केसी के पास आता है, लेकिन केसी तो अब गायब हो चुकी थी। पॉल को समझ में आ गया था कि केसी अकेले ही पास्ट में चली गई है और शायद एक्सपेरिमेंट करते हुए वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो कैसे पास्ट में जाए? माला तो केसी लेके चली गई ना। ठीक इसी समय असली कैंडी की आत्मा पॉल के सामने आ जाती है। पॉल कैंडी से पूछता है कि क्या केसी पास्ट में है, जिस पर कैंडी सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद वो मदद करती है पॉल की पास्ट में जाने में। पॉल यहाँ पर पूरे स्कूल में केसी को खोज रहा था और उस दुर्घटना को होने से रोकना चाह रहा था जिस दुर्घटना में कैंडी की मौत हुई थी। लेकिन यहाँ पर केसी अपने एक्सपेरिमेंट चालू करना शुरू कर चुकी थी। केमिस्ट्री टीचर क्रिस्टोफ उसे बताता है कि उसे अलग अलग एलिमेंट्स को जलाकर उनके मेल्टिंग पॉइंट्स को नोट करना है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन किसी का भी ध्यान इस पर नहीं जाता कि बर्नर की पाइप फटी हुई थी। केसी जैसे ही माचिस जलाएगी, पूरे लैब में धमाका हो जाना था। लेकिन शुक्र की बात है कि लाइटर काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद वो माचिस उठा लेती है, लेकिन माचिस भी नहीं जल रहा था। यहाँ पे गैस लगातार लीक हो रही थी और पूरे लैब में फैलती जा रही थी। ऐसे में केसी एक जलती हुई मोमबत्ती लेके आ जाती है। इससे पहले कि वो बर्नर में आग लगाती, सही समय पर पॉल आ जाता है और पॉल चिल्लाकर केसी को एक्सपेरिमेंट करने से रोक देता है। इसी समय क्रिस्टोफ भी आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि पॉल की हिम्मत कैसे हुई उसके सरप्राइज टेस्ट में आकर दखलंदाजी करने की। लेकिन पॉल उसे फटी हुई पाइप दिखाकर कहता है, इससे दुर्घटना हो सकती थी, तुम तो इल्ज़ाम कैंडी पे डाल देते, जबकि यहाँ पर तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लैब इक्विपमेंट्स को चेक करो। क्रिस्टोफ अपना मुंह लेकर खड़ा रह जाता है और फाइनली कैंडी की मौत टल गई थी, क्योंकि ना वो एक्सपेरिमेंट हुआ ना कैंडी की मौत हुई। दोनों खुश होते हुए अपने वर्तमान समय में आ जाते हैं और गले लगाकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं कि उन्होंने पास्ट में जाकर एक बड़ी दुर्घटना होने से रोका। कि अचानक यहाँ पर एक टीचर आ जाती है। ये टीचर पॉल और केसी से पूछती है कि इतनी शाम को ये लॉकर नंबर 22 के पास क्या कर रहे हैं। वो दोनों कहते हैं कि बस लॉकर से कुछ सामान लेने आए थे, लेकिन आप कौन हैं? जिस पर वो टीचर खुद का नाम कैंडी वॉरेन बताती है। यानी उन्होंने जिस पास्ट को चेंज किया, उस पास्ट के कारण कैंडी खत्म नहीं हुई। इनफैक्ट अब वो इस स्कूल की प्रिंसिपल बन गई है। और क्योंकि पास्ट में केसी और पॉल ने उसके ऊपर एक एहसान किया था, तो अब एहसान चुकाने की बारी आ गई थी। वो दो लड़के राम घनश्याम जो हमेशा केसी का मजाक उड़ाते थे, उनको सस्पेंड करने के लिए नई प्रिंसिपल कैंडी उन्हें अपनी ऑफिस में बुलाती है। और इस तरीके से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है, हमें ये मोरल देते हुए कि जब भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट करो, उसे ज़रूर देख लो कि आपके इक्विपमेंट सही हैं कि नहीं, कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। और दूसरा चीज़, गलती चाहे किसी की भी हो, बड़े लोग गलती हमेशा छोटे लोग पर डालने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पर टीचर क्रिस्टोफ की गलती थी कि उसने अपने इक्विपमेंट्स चेक नहीं किए थे और मौत हो गई कैंडी की, लेकिन इल्ज़ाम भी कैंडी पे आया कि उसकी लापरवाही से उसकी जान गई। स्कूल प्रशासन ने तो अपने हाथ खड़े कर लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मिस्टीरियस एंथोलॉजी सीरीज़ देखने के लिए हमारी एंथोलॉजी वाली प्लेलिस्ट को चेक करिए। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क के बाकी एपिसोड्स देखने के लिए भी आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क की प्लेलिस्ट को चेक करिए। कुछ ही दिन में हम इसके बाकी 3 एपिसोड ले आएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।